हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में ESIC, ओके, ESIC मतलब क्या, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के आपके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्पेशल क्लास सीरीज का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। अगर वो वीडियोस आपने देखे नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, लिंक पर क्लिक कर आप वो तीनों पार्ट्स दे सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिकेशन ऑफ TURP फॉर बिनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट BHP इंक्लूड्स। तो देखिए दोस्तों, BHP कंडीशन क्या होती है, बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। बेसिकली ये कंडीशन में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। ओके, तो एनलार्जमेंट होता है तो ये जैसा ट्यूमर फॉर्म जैसा हो जाता है, लेकिन ये ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। ओके, कैसा होता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, ट्यूमर का साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ओके, जो यूरिन का फ्लो हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लैडर में रेसिडुअल वॉल्यूम जो रहता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। नॉर्मली ब्लैडर में जो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 30 to 50 ml, लेकिन BHP की जो कंडीशन होती है उसमें 50 ml से भी ज़्यादा हो जाता है। इन शॉर्ट ये 100 ml से भी ज़्यादा रेसिडुअल हो जाता है। ओके, सो बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट का जो मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से अगर कुछ होता नहीं है तो उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट कौन सा करते हैं, इसके लिए TURP। ओके, तो TURP मतलब क्या होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ओके, तो ये क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट है। लेकिन हमें कैसे समझना है कि BHP के कंडीशन में TURP करना है। ओके, तो हम लोग इसके जो सेंटेंस दिए वो सेंटेंस पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, जो नीचे कोड दिए गए हैं तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस क्या है, यूरिनरी फ्लो रेट लेस दैन 10 cc पर सेकेंड्स। ओके, तो देखिए ये जो यूरिनरी रेट जो होता है, यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर क्या हो गया था, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिनरी फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। फिर उसके बाद में रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज मोर देन 100 cc। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने नॉर्मल वॉल्यूम कितना रहता है वो बताया था, और कितने से बढ़ सकता है, 100 ml से भी ज़्यादा हो सकता है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। फिर उसके बाद में सीरम लेवल ऑफ प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन इज मोर देन 10 नैनोमोल्स पर लीटर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग BHP के कंडीशन में PSA टेस्ट करते हैं। ओके, कौन सी टेस्ट करते हैं, PSA का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। तो इसके अगर नॉर्मल लेवल देखते हैं दोस्तों, तो इसकी नॉर्मल लेवल है 1 to 1.5 Ng पर लीटर है। ओके, कितनी है, 1 to 1.5 Ng पर लीटर। लेकिन BHP की कंडीशन में इसकी जो लेवल हो जाती है दोस्तों, 4 Ng पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है। ओके, कितनी से ज़्यादा हो जाती है, 4 Ng पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सेंटेंस में क्या बोला गया है, यहाँ पर 10 नैनोमोल्स पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो जाती है बेसिकली। ओके, 4 से अगर ज़्यादा हो जाता है तभी हम लोग उसे कंसिडर करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में फोर्थ सेंटेंस क्या है, ट्रैबेकुलेटेड यूरिनरी ब्लैडर। तो ट्रैबेकुलेटेड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जो ब्लैडर वॉल होती है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पर थिकनिंग हो जाता है। ओके, थिकनिंग होने की वजह से ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ओके, अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैबेकुलेटेड यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए यहाँ पर PSA का लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से ट्रैबेकुलेशन भी होता है यूरिनरी ब्लैडर का। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो हमें आंसर क्या मिला है, कौन से सेंटेंस करेक्ट है, 1, 2 and 4। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1, 2 and 3 नहीं, फिर ऑप्शन क्या है 2, 3 and 4, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी है 1, 2 and 4। तो देखिए हमें ऑप्शन सी में हमारा आंसर मिल चुका है 1, 2 and 4। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था, ऑप्शन सी था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द मोस्ट
commonly used chemotherapy regimen is in the adjuvant treatment following modified radical mastectomy in the estrogen receptor negative 35-year-old with breast cancer। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लेडीज कितने साल की है, 35 ईयर्स की ओल्ड फीमेल है। उसमें क्या हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, लेकिन जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर है वो क्या है यहाँ पर निगेटिव है। तो ये कंडीशन में ये जो लेडीज थी उसके साथ में क्या किया गया था, कौन सा सर्जिकल इंटरवेंशन किया गया था, यहाँ पर मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टॉमी किया गया है। ओके, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट किया गया है। ओके, तो उसके साथ में जैसे ये सर्जिकल मैनेजमेंट के साथ में और कौन सी कीमोथेरेपी मतलब एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या देना पड़ेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए दोस्तों ये हमें याद रखना है, जैसे अगर मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टॉमी करते हैं और उसके लिए हमें अगर कीमोथेरेपी पूछते हैं तो हमें एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, CAF रेजिम। ओके, कौन सी रेजिम, CAF। ओके, तो C फॉर साइक्लोफॉस्फेमाइड, A फॉर हो जाता है दोस्तों आपका एड्रियामाइसिन। ओके, क्या हो जाता है, एड्रियामाइसिन। ये एड्रियामाइसिन को ही हम लोग डॉक्सोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, डॉक्सोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। ओके, और साथ में यहां पर क्या दिया है, एफ मतलब होता है फ्लोरोयूरोसिल। एफ मतलब क्या होता है, फ्लोरोयूरोसिल। ओके, तो हमें ऑप्शन में CAF कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ड्रग दिए है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर ऑप्शन बी साइक्लोफॉस्फेमाइड है, लेकिन यहाँ पर मिथोट्रेक्सेट बोला है, तो मिथोट्रेक्सेट देते हैं क्या, नहीं देते हैं, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी साइक्लोफॉस्फेमाइड, एड्रियामाइसिन, फिर 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर CAF वाला हमें जो निमोनिक था हमें मिल गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी साइक्लोफॉस्फेमाइड, एड्रियामाइसिन प्लस 5-फ्लोरोयूरेसिल देना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, उसे हमें कंसीडर करना है। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टेंशन निमोथोरैक्स इंक्लूड। ओके, तो देखिए दोस्तों जो टेंशन निमोथोरैक्स की जो कंडीशन होती है उसमें क्या क्या फीचर्स इंक्लूड होते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो देखिए टेंशन निमोथोरैक्स क्या होता है, बेसिकली जब इंट्राप्लूरल एयर मतलब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो इंट्राप्लूरल एयर जो होती है ये प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मीडियास्टिनम होता है या फिर इंट्राथोरेसिक जो स्टर्नम होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होने की कंडीशन को हम लोग टेंशन निमोथोरैक्स बोलते हैं। ओके, तो उसमें क्या क्या हो सकता है ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो सेंटेंस 1 क्या है, ट्रकियल शिफ्ट टू द कॉन्ट्रालैटरल साइड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रकिया का शिपमेंट होगा, ट्रकिया तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वो जो लंग्स है वो थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से ट्रकिया का शिफ्टमेंट हो जाएगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में दोस्तों अपसेंट ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड, जो साइड में टेंशन निमोथोरैक्स हुआ है तो उसमें ब्रीथ साउंड अपसेंट रहते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। लो आउटपुट सर्कुलेटरी फेलियर, तो देखिए दोस्तों ये कंडीशन में लो आउटपुट सर्कुलेटरी फेलियर भी दिखाई देता है। फिर उसके बाद में पेरिफेरल साइनोसिस, साइनोसिस नहीं दिखाई देता है दोस्तों, इसमें टेंशन निमोथोरैक्स में साइनोसिस कभी दिखाई नहीं देता है, तो ये 4th नंबर का इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें आंसर में क्या मिलना है, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट मिले हैं। ओके, तो विच स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, तो देखिए कौन सा करेक्ट है, 1, 2, 3। तो देखिए हमें ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर मिल गया है, 1, 2, 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ट्रीटमेंट चॉइस ऑफ एनुलर पैनक्रियाज। ओके, तो ये एनुलर पैनक्रियाज कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट चॉइस दी जाती है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये सबसे पहले हमें ये समझना है कि एनुलर पैनक्रियास क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो लोअर पोर्शन ऑफ द डिओडेनम होता है, ओके, जैसे कि यहाँ पर ऐसे डिओडेनम आ गया आपका, ओके, और यहीं पर क्या हो जाता है, यहाँ पर पैनक्रियाज लोकेटेड रहती है। तो ये पैनक्रियाज की जो सेल्स रहती है ना दोस्तों, इसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, और ये क्या करता है, जो डिओडेनम का लोअर पोर्शन होता है इसको एनसर्कल कर लेता है। ओके, ये सेल्स का क्या हो जाता है, यहाँ पर ग्रोथ हो जाता है और इसको क्या कर लेता है, ऐसे प्रकार से यहां पर एनसर्कल कर लेता है। ओके, तो एनसर्कल करने की वजह से क्या हो जाता है, यहां पर जो डिओडेनम का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलर
पैनक्रियाज बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट करना है, रिसेक्शन करना है, डिओडेनोस्टॉमी करना है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टॉमी करना है, पाइलोरोटॉमी करना है। तो देखिए यहाँ पर पाइलोरस यहाँ पर अफेक्टेड नहीं हुआ तो पाइलोरोटॉमी करने की कुछ जरूरत नहीं है, गैस्ट्रिक रीजन या फिर जेजुनम का कुछ यहाँ पर रोल नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों डिओडिनम बोला था मैंने, क्या वर्ड यूज किया था, डिओडिनम। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका, डिओडिनोस्टॉमी रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, in a patient of gastric outlet obstruction न्यूट्रिशनल सपोर्ट इज बेस्ट डिलीवर्ड बाय। तो देखिए दोस्तों, एक कंडीशन ऐसी है कि जो एक पर्सन ऐसा है कि जिसको क्या हुआ है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो वैसी सिचुएशन में हम लोग उसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना चाहते हैं, तो कौन से मेथड से हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, एंटरल न्यूट्रिशन बाय राइल्स ट्यूब, आरटी ट्यूब से न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, या फिर गैस्ट्रोस्टॉमी करना पड़ेगा, या फिर जेजुनोस्टॉमी करना पड़ेगा, या फिर पैरेंटेलर न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो गैस्ट्रिक आउटलेट जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना दोस्तों, ये उसके मल्टीपल कॉजेस होते हैं, एज लाइक ट्रॉमा हो गया, या फिर लिम्फोमा हो गया, या फिर मेटास्टेसिस हो गया, या फिर डिओडिनल या फिर गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, या फिर इवन जो गाल स्टोन होते हैं, या फिर गैस्ट्रिक वल्वलस होता है। इस कंडीशन की वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पैरेंटेरल न्यूट्रिशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, पैरेंटेरल न्यूट्रिशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पैरेंटेरल न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रॉमेटिक हीमोथोरैक्स इज बेस्ट मैनेज्ड बाय। ओके, तो देखिए दोस्तों, ट्रॉमा हुआ था, चेस्ट ट्रॉमा हुआ था पेशेंट को, उसके वजह से क्या हो गया, पेशेंट को हीमोथोरैक्स मतलब क्या हो गया, यहां पर कलेक्शन ऑफ ब्लड इनटू प्लूरल स्पेसेस। ओके, प्लूरल स्पेसेस में क्या हो जाएगा, ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ट्रॉमा की वजह से प्लूरल स्पेस में ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में हमें उसको कैसे मैनेज करना है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज, ऑप्शन बी, ओपन ड्रेनेज, ऑप्शन सी, एस्पिरेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम प्लूरल कैविटी, ऑप्शन डी, यूज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रेप्टोकाइनेस का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। स्ट्रेप्टोकाइनेस बेसिकली क्या करता है, जो क्लॉट्स फॉर्म हुए हैं उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, हीमोथोरैक्स हुआ है, तो हमें क्या करना है, वो फर्दर जो ब्लड कलेक्ट होने वाला है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसका कुछ रोल नहीं है यहाँ पर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ओपन ड्रेनेज। देखिए दोस्तों, हीमोथोरैक्स हुआ है तो ओपन ड्रेनेज करने की भी कुछ जरूरत नहीं। एस्पिरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम प्लूरल कैविटी, डायरेक्टली अपन एस्पिरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड जो रहेगा वो मैक्सिमम ज़्यादा अमाउंट में भी रह सकता है। तो एस्पिरेशन करना दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट मेथड। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज करना पड़ेगा। ओके, ICD करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों, इसमें ICD क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से एम्पाइमा का जो चांसेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। साथ ही में दोस्तों, जो फाइब्रोथोरैक्स होने के जो चांसेस रहते हैं, ओके, फाइब्रोथोरैक्स होने के जो चांसेस रहते हैं वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन 8-year-old गर्ल सस्टेन्स अ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच राइट हैंड 6 hours ago। तो देखिए दोस्तों, एक 8 साल की बच्ची थी, वो क्या हुई, राइट साइड पे फॉल हुई थी, कब, 6 घंटे पहले, एंड वॉज ट्रीटेड विद एग अल्बुमिन बैंडेजेस बाय विलेज बोन सेटर। तो देखिए वो विलेज में बिलोंग करती थी वो लड़की, और विलेज में क्या करी थी, जो एग अल्बुमिन बैंडेज होता है उससे क्या करा था, उससे उसने ड्रेसिंग करी थी। ओके, फिर उसके बाद में शी प्रेजेंटेड विथ ग्रॉस स्वेलिंग ऑन द राइट एल्बो एंड फोर आर्म। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैंडेज करने की वजह से क्या हो गया है, यहाँ पर ग्रॉस स्वेलिंग हो गई, और ग्रॉस स्वेलिंग हो गई कहाँ पर, राइट एल्बो एंड फोर आर्म पे। द फर्स्ट इसेंशियल इंटरवेंशन इन दिस केस वुड बी टू। ओके, तो ऐसी केस में हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि विलेज बोन सेटर की वजह की तरफ से जो अल्बुमिन बैंडेज था, एक अल्बुमिन बैंडेज, वो टाइटली अप्लाई हुआ होगा। ओके, टाइटली अप्लाई होने की वजह से यहाँ पर राइट एल्बो में और फोर आर्म में वो बच्ची को स्वेलिंग हो चुकी है। तो देखो ये दोस्तों, ये जब टाइट बैंडेजिंग करते हैं ना, उसकी वजह से अगर स्वेलिंग या फिर स्वेलिंग आ जाती है तो वो कंडीशन कंपार्टमेंट सिंड्रोम की रहती है। ओके, कौन सा कंपार्टमेंट सिंड्रोम रहेगा, यहाँ पर एक्यूट कंडीशन रहेगी, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम रहेगा। तो वैसी सिचुएशन में हमें तुरंत वो बैंडेज निकाल के रखना है। ओके, बैंडेज हमें क्या करना है, तुरंतली निकाल देना है। तो ऑप्शन देखते हैं।
ऑर्डर अर्जेंट रेडियोग्राफ्स फॉर द बोथ एल्बो। तो हम लोग सबसे पहले तो हमें क्या करना था, बैंडेज निकाल देना था, तो ये तो बाद की प्रोसीजर हो गई, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद में इमर्स द हैंड इन वार्म वाटर टू इंक्रीज द सर्कुलेशन, नहीं। फिर उसके बाद में इलेवेट द राइट हैंड इलेवेट करके भी कुछ फायदा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये पेशेंट को एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ था। ओके, सो ये भी कुछ फायदे की बात नहीं होगी। फिर ऑप्शन डी है कंप्लीटली रिमूव ऑल एनसर्कलिंग बैंडेज। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया है, क्या है, कंप्लीटली रिमूव ऑल एनसर्कलिंग बैंडेज। तो एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में हमें क्या करना पड़ेगा, जो बैंडेज है वो रिमूव करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम अगर पूछा जाता है, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम पूछा जाता है, तो उसके लिए हम लोग फैशियोटॉमी करते हैं। ओके, क्या करते हैं, फैशियोटॉमी करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रेन ऑफ द एंकल जॉइंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंजुरी टू। तो देखिए एंकल जॉइंट में स्प्रेन आ गया है, तो ये किसकी वजह से आ सकता है, किस इंजुरी की वजह से एंकल में स्प्रेन आ सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए डेल्टॉइड लिगामेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पर डेल्टॉइड का कुछ रोल रहेगा नहीं, डेल्टॉइड तो ये अपर एक्सट्रीमिटी की हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, एंकल अफेक्ट हुआ है, तो ये आंसर होगा नहीं। फिर उसके बाद में स्प्रिंग लिगामेंट, फिर उसके बाद में है ऑप्शन सी पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, और ऑप्शन डी है एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। तो देखिए दोस्तों अगर एंकल जॉइंट में अगर स्प्रेन आता है, तो उसमें जो एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट होता है उसकी इंजुरी की वजह से आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो एंकल स्प्रेन होता है ना दोस्तों, मोस्ट कॉमनली जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं या फिर टेनिस प्लेयर या फिर रैकेट बॉल प्लेयर्स होते हैं, उसमें हमें कॉमनली दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ द कार्डियक ट्यूमर सीन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो देखिए कार्डियक ट्यूमर मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमन कार्डियक ट्यूमर कौन सा रहता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रैप्डोमायोसार्कोमा, ऑप्शन बी एंजियोसार्कोमा, ऑप्शन सी मिक्सोमा, ऑप्शन डी लिम्फोमा। तो देखिए दोस्तों कार्डियक ट्यूमर्स में मोस्ट कॉमन कार्डियक ट्यूमर मिक्सोमा है। ओके, कौन सा है, मिक्सोमा। अगर इसका रेशियो देखते हैं दोस्तों, रेशियो देखते हैं मेल और फीमेल का, अगर रेशियो देखते हैं मेल और फीमेल में ये 1:2 के रेशियो में रहता है, 2 फीमेल में 1 मेल रहता है मिक्सोमा का। ओके, अगर कार्डियक ट्यूमर्स की बात करते हैं तो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या था, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग ऑपरेटिव प्रोसीजर कैन रिजल्ट इन न्यूरोजेनिक वाइडिंग डिसफंक्शन एक्सेप्ट। तो देखिए एक छोड़ के सभी करेक्ट रहेंगे, एक जो एक्सेप्ट वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बेसिकली द फॉलोइंग ऑपरेटिव प्रोसीजर, कौन सी ऑपरेटिव प्रोसीजर यूज करते हैं किसमें, न्यूरोजेनिक वाइडिंग डिसफंक्शन में। ओके, एक यूज नहीं होंगे, 3 यूज होंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों ये न्यूरोजेनिक वाइडिंग डिसफंक्शन जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ओवर एक्टिव, ओके, एक क्या होता है ओवर एक्टिव, और एक होता है अंडर एक्टिव। क्या होता है, अंडर एक्टिव। 2 टाइप के ब्लैडर डिस्फंक्शन होते हैं, न्यूरोजेनिक वाइडिंग डिसफंक्शन होते हैं, सॉरी न्यूरोजेनिक वाइडिंग डिसफंक्शन होता है। ओके, तो ये जो ओवर एक्टिंग रहता है ना दोस्तों, इसमें मोस्टली इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट रहता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट रहता है, लेकिन अंडर एक्टिव में इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट नहीं रहता है, या फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन से ऑपरेटिव प्रोसीजर कर सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं। ओके, यूरेटेरोलिथोटोमी, यूरेटेरोलिथोटोमी का कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। अगर यूरेटर में अगर यहाँ पर देखिए स्टोन्स फॉर्म हो गए, उसके लिए हमें यूरेटेरोलिथोटोमी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया था, न्यूरोजेनिक वाइडिंग डिसफंक्शन बोला है ना, ये प्रोसीजर नहीं की जाएगी। ओके, कौन सी, इसमें न्यूरोजेनिक वाइडिंग डिसफंक्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यूरेटेरोलिथोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन डायबिटीज मेलाइटस ऑफ फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर सीन इन ऑप्थेल्मोस्कोपी एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, तो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में हमें ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, तो हमें कौन सी चीज नहीं दिखाई देती, ये हमें क्वेश्चन में
पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, डॉट हिमोरेज, ऑप्शन बी फ्लेम शेप्ड हिमोरेज, ऑप्शन सी वेट स्पंज हिमोरेज, ऑप्शन डी माइक्रो एनोरिज्म। तो देखिए दोस्तों, डायबिटीज मोलाइटिस के पेशेंट में अगर ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमें फ्लेम शेप्ड हिमोरेज नहीं दिखाई देता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्लेम शेप्ड हिमोरेज। तो फ्लेम शेप्ड हिमोरेज जो होता है ना दोस्तों, ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में दिखाई देता है, या फिर इवन जो पेशेंट एनीमिक होते हैं, ओके, एनीमिक पेशेंट में भी ये हमें दिखाई देता है फ्लेम शेप्ड हिमोरेज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द फिमोरल ट्रायंगल। ओके, तो देखिए दोस्तों, फिमोरल ट्रायंगल है, जैसे ये दो थाइज हो गई। ओके, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, ओके सॉरी, यहाँ पर जो ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म का हमें स्ट्रक्चर असेस करना है। और उसमें क्या बोला है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबो फ्रॉम मीडियल टू लैटरल। मीडियल टू लैटरल कौन सा सीक्वेंस रहेगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो साइड रहेगी ये क्या रहेगी, मीडियल रहेगी, और अगर साइड में जाते हैं तो ये लैटरल हो जाएगा, और ये साइड में जाते हैं तो ये साइड क्या हो जाएगी, लैटरल। तो मीडियल टू लैटरल सीक्वेंस हमें बताना है। ओके, क्वेश्चन में तो इसके लिए क्या क्या दिए है सेंटेंस, फिमोरल कैनर, फिमोरल नर्व, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें एक निमोनिक याद रखना है, सी वैन याद रखना है। जैसे हमें अगर मीडियल टू लैटरल जाना है तो हम क्या याद रखेंगे, सी वैन। तो देखिए सी मतलब क्या हो जाएगा, कैनल। ओके, कैनल कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। ओके, फिर वैन, वी, वी फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेन। तो वेन कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे है। फिर उसके बाद में ए मतलब आर्टरी हो जाएगा, आर्टरी कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे। और लास्ट में क्या है, एन क्या है, नर्व, नर्व कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे। ओके, तो हमारा सीक्वेंस क्या मिल गया है यहाँ पर, 1 4 3 2। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, 1 2 4 3 4, ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद में 4 3 1 2 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी है 1 4 3 2। तो देखिए दोस्तों, हमारा आंसर यहाँ पर मैच होता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, और एक आपको ट्रिक मैं बताता हूँ कि ऑप्शन कैसे यहाँ पर स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से स्टार्ट हो रहा था। 1 वाले ऑप्शन कौन से दिख रहे हैं हमें, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी नहीं दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन डी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे भी हमारा आंसर होगा नहीं। ओके, और हमारा आंसर किस में रहेगा, फिर ए या फिर सी में रहेगा। फिर उसके बाद में जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हमें सी में 4 दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ओके, सॉरी, सी हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या था, ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अ फीमेल पेशेंट एज्ड 30 ईयर्स विद बायलैटरल कंडक्टिव डेफनेस इज वियरिंग हियरिंग एड, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो देखिए दोस्तों, एक 30 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है जिसमें क्या हुआ था, बायलैटरल, दोनों भी ईयर में कंडक्टिव डेफनेस है। बायलैटरल का मीनिंग क्या हो गया, दोनों भी साइड में क्या है, दोनों भी ईयर्स में उसको कंडक्टिव डेफनेस है, और वो क्या कर रही है, हियरिंग एड यूज कर रही, दोनों भी बायलैटरली वो हियरिंग एड यूज कर रही है। तो इसका प्रोबेबली डायग्नोसिस क्या हो सकता है, ये कंडीशन क्या हो सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है प्रिस्बाइकोसिस। ओके, तो देखिए दोस्तों, प्रिस्बाइकोसिस हम किसको बोलते हैं, जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होता है। ओके, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिस्बाइकोसिस। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पेशेंट है वो कितने ईयर्स का है, हमारा क्लाइंट कितने ईयर्स का है, 30 ईयर्स का। तो यहाँ पर तो एज तो इतनी बड़ी नहीं है उसके, तो ये आंसर होगा क्या, नहीं। फिर उसके बाद में है ऑप्शन बी क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, CSOM। तो देखिए दोस्तों, CSOM जो होता है ना, इसमें क्या रहता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस रहता है। तो देखिए, हमें ऑप्शन में भी कंडक्टिव बोला था, लेकिन जो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया मतलब CSOM जो होता है ना दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो हियरिंग लॉस होता है ना, यहाँ पर ये टेम्पररी हियरिंग लॉस होता है। ओके, कैसा रहता है, टेम्पररी हियरिंग लॉस। लेकिन यहाँ पर हमारी जो पेशेंट थी वो क्या कर रही थी, हियरिंग एड यूज कर रही थी, तो बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद में है ऑप्शन सी मीनियर्स डिसीज। तो देखिए, मीनियर्स डिसीज क्या है, मीनियर्स डिसीज भी एक मतलब ईयर से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर मीनियर्स डिसीज में कौन से सिम्टम्स रहते हैं, वर्टाइगो रहता है, हियरिंग लॉस रहता है, और टिनिटस भी रहता है। देखिए, हियरिंग लॉस रहता है, यहाँ पर भी हियरिंग लॉस की कंडीशन थी, लेकिन जो हियरिंग लॉस जो रहता है मीनियर्स डिसीज में, ये रहता है दोस्तों सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ओके, कौन सा हियरिंग लॉस होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था,
कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोला गया था, तो हमारा मिनियर्स डिसीज भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या रहेगा, ओटोस्क्लेरोसिस रहेगा। ओके, तो ये पेशेंट कैसी है, ओटोस्क्लेरोसिस की पेशेंट है। तो देखिए दोस्तों, ओटोस्क्लेरोसिस की अगर बात करते हैं ना, तो इसमें हमें श्वार्ट्ज साइन दिखते हैं। ओके, कौन से साइन दिखते हैं, श्वार्ट्ज साइन दिखते हैं। इसको ही हम लोग फ्लैमिंगो साइन भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, फ्लैमिंगो साइन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लैमिंगो साइन कौन से कंडीशन में दिखाई देते हैं, या फिर श्वार्ट्ज साइन किस में प्रेजेंट रहता है, तो कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं, ओटोस्क्लेरोसिस में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्टिमम एज फॉर सर्जरी फॉर अ चाइल्ड विथ क्लेफ्ट लिप। तो देखिए दोस्तों, क्लेफ्ट लिप का चाइल्ड है, तो उसमें हमें क्या करना है, सर्जरी करना है। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी को हम लोग चिलोप्लास्टी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, चिलोप्लास्टी बोलते हैं। ओके, तो चिलोप्लास्टी करना है, तो चिलोप्लास्टी के लिए ऑप्टिमम एज क्या रहेगी। ऑप्शन देखते हैं, 4 वीक्स, ऑप्शन बी है 4 to 6 वीक्स, ऑप्शन सी है 3 to 6 मंथ्स, ऑप्शन डी है 6 to 18 मंथ्स। तो हमें चिलोप्लास्टी अगर करना है दोस्तों, तो हम लोग 3 to 6 मंथ के बीच में करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 to 6 मंथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन क्या थी, क्लेफ्ट लिप की कंडीशन थी। अगर आपको क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन दी गई है, ओके, क्लेफ्ट पैलेट, तो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को हम लोग पैलेटोप्लास्टी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, पैलेटोप्लास्टी बोलते हैं। और ये पैलेटोप्लास्टी जो रहती है ना दोस्तों, ये 10 to 12 मंथ्स में की जाती है। ओके, कब की जाती है, 10 to 12 मंथ्स में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बर्न इज कंसिडर्ड टू बी। ओके, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बर्न होता है उसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन ए सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, ऑप्शन बी फुल थिकनेस बर्न, ऑप्शन सी डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ऑप्शन डी सुपरफिशियल स्केल्डिंग विथ ब्लिस्टर्स। ओके, सो जो ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बर्न होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग फुल थिकनेस बर्न की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन अ फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लॉन्ग बोन है, और लॉन्ग बोन का ये क्या हो गया, ये ऊपर के जो रहते हैं इसको हम लोग कॉन्डाइल बोलते हैं, और ये क्या हो गया, शाफ्ट हो गया। ओके, तो शाफ्ट का अगर यहाँ पर ऐसे फ्रैक्चर हो जाता है, द कॉम्पोनेंट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स लीस्ट इन फ्रैक्चर हीलिंग। सो ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है जो फ्रैक्चर हीलिंग में उसका लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ऑप्शन ए ब्लड वेसल्स, ऑप्शन बी पेरियोस्टियम, ऑप्शन सी मैट्रिक्स, ऑप्शन डी एंडोस्टियम। तो देखिए दोस्तों, ब्लड वेसल क्या करते हैं, जो ब्लड वहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ाएंगी, उसकी वजह से भी जो फ्रैक्चर रहता है वो हील होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन है ब्लड वेसल का। फिर उसके बाद में पेरियोस्टियम का भी है। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जो बोन मैरो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स का उतना कुछ रोल नहीं रहता दोस्तों। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अ 52-year-old मेल पेशेंट कम्स विथ अ हिस्ट्री ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग। ओके, तो देखिए 52-year-old मेल पेशेंट है जिसको क्या है, रेक्टल ब्लीडिंग है। साथ ही में अल्टरेशन इन द बावेल हैबिट्स, उसकी जो बावेल हैबिट्स है वो भी अल्टर हो चुकी है। साथ ही में दोस्तों उसको क्या है, टेनेस्मस है। टेनेस्मस मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंट अर्ज आता है या फिर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट डिजायर्स रहता है, किसके लिए, टू द डेफिकेशन, मतलब उसको मोशन पास करने के लिए फ्रीक्वेंटली अर्ज आते रहते हैं, या फिर अर्जेंट या फिर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट डिजायर्स रहते हैं उसके। तो आगे क्या बोला गया है, द आइडियल इन्वेस्टिगेशन वुड भी। तो देखिए दोस्तों, ये रेक्टल ब्लीडिंग हो गया, या फिर अल्टरेशन इन बॉवेल हैबिट्स हो गया, या फिर टेनिसमस जो हो गया ना, ये सभी जो साइंस है ना दोस्तों, ये कोलोरेक्टल कैंसर के साइन है। ओके, कौन से हैं, कोलोरेक्टल कैंसर के साइन है। तो कोलोरेक्टल कैंसर में हम लोग कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मोशन, ऑप्शन ए है मोशन फॉर ऑकल्ट ब्लड। तो फिर उसके बाद में ऑप्शन बी है कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड सिटी स्कैन। ओके, CECT करेंगे क्या, या फिर ऑप्शन सी है कोलोनोस्कोपी, ऑप्शन डी अल्ट्रासोनोग्राम मतलब USG। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें कोलोनिक कैंसर का असेसमेंट करना है या फिर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड जो रहती है वो कोलोनोस्कोपी रहती है। ओके, क्या रहती है, कोलोनोस्कोपी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कोलोनोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीटोसिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीटोसिन
कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन बी यूटेराइन इन्वोल्यूशन, ऑप्शन सी आफ्टर पेन्स, ऑप्शन डी मिल्क इजेक्शन। तो देखिए दोस्तों, जो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक क्या होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 7 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। 2 हार्मोन्स में एक होता है ऑक्सीटोसिन और सेकंड क्या होता है एडीएच, ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होता है यहाँ से, उसको ही हम लोग वासोप्रेसिन भी बोलते हैं, एडीएच को ही वासोप्रेसिन बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन में कौन सा वर्क नहीं करता ऑक्सीटोसिन। तो देखिए मिल्क प्रोडक्शन नहीं करता दोस्तों, ऑक्सीटोसिन जो है ना वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं करता है। यूटेराइन इन्वोल्यूशन में भी हेल्प करता है, पेन्स में भी हेल्प करता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में यूटेराइन इन्वोल्यूशन के लिए 10 यूनिट पिटोसिन देते हैं, मतलब वही ऑक्सीटोसिन देते हैं, पेन में भी देते हैं। और मिल्क इजेक्शन मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया गैलेक्टोकाइनेसिस, ओके, गैलेक्टोकाइनेसिस। तो गैलेक्टोकाइनेसिस में मेन जो फंक्शन है ना ऑक्सीटोसिन का फंक्शन रहता है गैलेक्टोकाइनेसिस की प्रोसेस में, जो मिल्क फ्लो करता है, ओके। और मिल्क प्रोडक्शन को हम लोग गैलेक्टोजेनेसिस बोलेंगे, ओके, क्या बोलेंगे गैलेक्टोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो गैलेक्टोजेनेसिस जो फंक्शन रहता है दोस्तों, ये प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन रहता है वो करता है, ओके, क्या करता है प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन रहता है वो मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो मिल्क प्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन का काम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अ 45-year-old मैन सस्टेन ट्रॉमा ऑन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड डेवलप्स एनगॉर्जमेंट ऑफ नेक वेन, पैलर, रैपिड पल्स रेट एंड चेस्टमेंट। तो देखिए दोस्तों, एक 45-year-old मैन है जिसको क्या हुआ था, ट्रॉमा हुआ था। किसकी वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। ट्रॉमा होने के बाद में कौन से साइंस दिखाई दे रहे हैं उसमें, एक नेक वेन का एनगॉर्जमेंट हो रहा है, साथ ही में उसमें पैलर दिखाई दे रहा, रैपिड पल्स रेट भी है और चेस्ट पेन भी है, ओके। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो ये कंडीशन क्या हो सकती है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पल्मोनरी लैसेरेशन, ऑप्शन बी कार्डियक टैम्पोनेड, ऑप्शन सी हिमोथेरैक्स, ऑप्शन डी रप्चर ऑफ स्प्लीन। तो देखिए दोस्तों, रप्चर ऑफ स्प्लीन नहीं रहेगा इसका आंसर। क्यों नहीं रहेगा, देखिए रप्चर ऑफ स्प्लीन में हमें केहर साइन दिखाई देते हैं, ओके। कौन सा साइन दिखाई देता है, केहर साइन। केहर साइन में क्या होता है, जहां से रप्चर हुआ था स्प्लीन, जहां पर रप्चर हुई थी वहां से जो पेन अराइज होता है वो रेडिएट होता है लेफ्ट शोल्डर की तरफ, ओके। कहां पर पेन रेडिएट होगा, लेफ्ट शोल्डर की तरफ। लेकिन पेशेंट को क्या है, यहाँ पर चेस्ट पेन है ना, लेफ्ट शोल्डर का पेन इंक्लूड नहीं है, तो रप्चर ऑफ स्प्लीन तो हमारा आंसर रहेगा नहीं। फिर उसके बाद में हीमोथेरैक्स है। तो हीमोथोरैक्स है दोस्तों, तो हीमोथोरैक्स मतलब क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन प्लूरल स्पेसेस। तो कलेक्शन ऑफ ब्लड इन प्लूरल स्पेसेस में नेक वेन का एनगॉर्जमेंट नहीं रहेगा, ओके, नेक वेन का एनगॉर्जमेंट नहीं रहेगा। तो हमारा ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। फिर ये क्या था, ऑप्शन ए पल्मोनरी लैसेरेशन। पल्मोनरी लैसेरेशन मतलब क्या हो जाता है, जो लंग पैरेन्काइमा होता है, ओके, उसका टीयरिंग होता है। लंग पैरेन्काइमा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टीयरिंग हो जाएगा। टीयरिंग क्यों, किसकी वजह से हो सकता है, एक तो चेस्ट ट्रॉमा की वजह से होता है, ओके। चेस्ट ट्रॉमा की वजह से अगर लंग पैरेन्काइमा में लैसेरेशन होता है या फिर टीयरिंग होता है तो उसकी वजह से निमेटोसील या फिर हिमेटोमा फॉर्म होता है, ओके। उसकी वजह से क्या होता है, निमेटोसील या फिर हिमेटोमा फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया था दोस्तों, एंगॉर्जमेंट ऑफ नेक बोला गया था, पैलर बोला गया था और रैपिड पल्स रेट और चेस्ट पेन है। तो ये सभी जो सिम्टम्स हैं दोस्तों ये कार्डियक टैम्पोनेट में दिखाई देंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन, ओके। नीचे कुछ कंडीशन दी गई है, उसमें से क्या करना है, विच ऑफ द अबोव इज आर एसोसिएटेड विथ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड कौन सी कंडीशन है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके। तो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस देख लेते हैं, ओके। तो देखिए सेंटेंस 1 क्या है, ओटाइटिस मीडिया। तो देखिए दोस्तों, क्लेफ्ट पैलेट के कंडीशन में रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया प्रेजेंट रहता है, ओके। क्या रहता है, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में स्पीच प्रॉब्लम, देखिए दोस्तों, क्लेफ्ट लिप रहे या फिर क्लेफ्ट पैलेट रहे, दोनों भी पेशेंट में स्पीच प्रॉब्लम्स रहते हैं, ओके।
दोनों भी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो फिर उसके बाद में है डेंटिशन एबनॉर्मेलिटीज। तो देखिए दोस्तों, अगर क्लेफ्ट पैलेट है वो बच्चे को, तो डेंटिशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब उसमें माल ऑक्लूजन या फिर मिस आर्टिकुलेशन हो सकता है। ओके, तो तीनों भी सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ओनली 1 नहीं, ऑप्शन बी 2 एंड 3 नहीं, ऑप्शन सी 1 एंड 3 नहीं, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। तो सभी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एन एयर फ्लूइड लेवल विथ डायलेटेड इसोफेगस एंड बर्ड बीक अपीयरेंस इन अ बेरियम स्वेलो इज डायग्नोस्टिक ऑफ। तो देखिए दोस्तों, एक पेशेंट है जिसमें क्या हुआ है, एयर फ्लूइड लेवल है और जो इसोफेगस है वो डायलेटेड है, और डायलेटेड के बाद में बर्ड बीक अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। ओके, बर्ड बीक अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? एक्लेजिया कार्डिया, ओके, फिर उसके बाद में कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, ऑप्शन सी हाइएटस हर्निया, ऑप्शन डी बैरेट्स इसोफेगस। तो देखिए दोस्तों, ये अगर ये वर्ड पे हमें फोकस करना है, बर्ड बीक पे, तो ये जो बर्ड बीक अपीयरेंस जो होता है ना, ये एक्लेजिया कार्डिया में प्रेजेंट रहता है। ओके, हमेशा का याद रखना है, एक्लेजिया कार्डिया। तो जो लोअर पोर्शन होता है इसोफेगस का, वो जो बर्ड की जो बीक होती है दोस्तों, ये जैसा बर्ड का हेड हो गया और ये बीक हो गई, तो ये बीक के समान यहाँ पर इसोफेगस हो जाता है। ओके, लोअर इसोफेगस बर्ड के बीक समान, जो चोंच होती है बर्ड की, उसके समान हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक्लेजिया कार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अ कोलोनिक कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग मस्कुलरिस प्रोर्पेरिया with 1 or 2 nodes involved with a solitary metastasis in the liver, the TNM stage would be। तो देखिए, हमें यहाँ पर TNM क्लासिफिकेशन पूछा गया है, तो इसमें कंडीशन कैसी कैसी है? जो कोलोनिक कार्सिनोमा है उसमें मस्कुलरिस प्रोर्पेरिया इन्वॉल्व हो चुकी है, साथ ही में यहाँ पर 1 to 2 नोड्स भी प्रेजेंट है। ओके, साथ ही में यहाँ पर डिस्टल मेटास्टेसिस हुआ है, कहाँ पर? लीवर में। कैंसर कहाँ पे हुआ था? कोलन में, लेकिन मेटास्टेसिस यहाँ पर डिस्टल मेटास्टेसिस कहाँ पर हुई थी? लीवर में। तो यही कंडीशन का हमें क्या करना है? टीएनएम क्लासिफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर टिमर इन सीटू अगर रहता है तो हम लोग उसको T0 कंसिडर करते हैं। अगर सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व रहता है, सब म्यूकोजा अगर इन्वॉल्व रहता है तो हम लोग उसको T1 कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर मस्कुलरिस प्रोर्पेरिया अगर इंक्लूड होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? T2 कंसिडर करते हैं। ओके, तो T2 कहाँ पे दिख रहा है हमें? ऑप्शन ए में T2 दिख रहा है, फिर ऑप्शन बी में T2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी T2 दिखाई दे रहा है और ऑप्शन डी में T1 दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कहाँ पर रहेगा? ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी में। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला था? 1 और 2 नोड्स इन्वॉल्व बोला है। ओके, तो नोड्स इन्वॉल्व है मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा नोड्स इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग N1 कंसिडर करते हैं। ओके, तो N1 कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? ऑप्शन ए में N1 दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए T2 N1 M1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिस्टल मेटास्टेसिस हुआ था, डिस्टल मेटास्टेसिस होता है तो हम लोग उसे M1 कंसिडर करते हैं। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा T2 N1 M1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन अ स्कोर ऑफ 2 इन एल्वोरेडो स्कोर। तो देखिए दोस्तों, एल्वोरेडो स्कोर में अगर 2 स्कोर है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? रिबाउंड टेंडरनेस, एनोरेक्सिया, पायरेक्सिया या फिर लुकोसाइटोसिस कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये एल्वोरेडो स्कोर क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो एल्वोरेडो स्कोर होता है ना, ये क्लिनिकल स्कोरिंग सिस्टम है। ये जो क्लिनिकल स्कोरिंग सिस्टम है ना, ये हम लोग अपेंडिसाइटिस के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। ओके, किसके लिए यूज करते हैं? अपेंडिसाइटिस के डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। ओके, अपेंडिसाइटिस के डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एल्वोरेडो स्कोर यूज करते हैं। तो एल्वोरेडो स्कोर समझना है दोस्तों, तो हमें उसका जो चार्ट होता है वो देखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एल्वोरेडो स्कोर। ओके, तो एल्वोरेडो स्कोर क्या, यहाँ पर 1 1 1 2 दिया है, फिर से 1 दिया है, फिर से 1 दिया है, फिर से 2 दिया है। हमें क्या पूछा था? 2 का पूछा गया था। ओके, तो 2 कौन से कंडीशन में रह सकता है? टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, और यहाँ पर क्या बोला है? ल्यूकोसाइटोसिस में भी 2 का स्कोर प्रेजेंट है। तो हमें टेंडरनेस इन राइट लोअर क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये तो रिबाउंड टेंडरनेस है। रिबाउंड टेंडरनेस के लिए 1 देते हैं, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद में एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया के लिए 1 स्कोर रहता है, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में पायरेक्सिया,
तो पायरेक्सिया है तो कुछ रहेगा ही नहीं। फिर इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ल्यूकोसाइटोसिस। तो देखिए ल्यूकोसाइटोसिस के लिए हम लोग 2 स्कोर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट 1, साइंस दिए लिस्ट 1 में विथ लिस्ट 2, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, तो लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 के साथ में जो डिस्क्रिप्शन दिया है तो उसके साथ में हमें कंपेयर करना है, और कोड यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं तो देखिए दोस्तों ये ABCD ऐसा होना चाहिए था। ओके, तो देखिए जो पाल्मर साइंस है, यहाँ पर साइंस कौन से दिए गए हैं, पाल्मर साइन, ब्रैक्सटन हिक्स साइन, फिर उसके बाद में गुडेल साइंस और चैडविक साइन। तो देखिए दोस्तों ये पाल्मर साइन बेसिकली क्या होता है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं। ओके, रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं। कब फील होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओके, तो रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए 1 में दिखाई दे रहा है कि रिदमिक पेनलेस बोला है। ओके, फिर उसके बाद में 3 में क्या बोला है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, और 4 में क्या बोला है, रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में है ब्रैक्सटन हिक्स साइन। तो देखिए दोस्तों ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बोला था पाल्मर साइन, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली 4 to 8 वीक्स में दिखाई देते हैं। ओके, कब दिखाई देते हैं पाल्मर साइन, 4 to 8 वीक्स में। फिर उसके बाद में बी क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स साइन। ओके, तो ब्रैक्सटन हिक्स साइन जो होते हैं दोस्तों ये रिदमिक पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं। ओके, रिदमिक पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें सेकंड सेंटेंस में दिखाई दे रहा है रिदमिक पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है गुडेल साइन। गुडेल साइंस मतलब क्या हो जाए, जो सर्विक्स होती है उसमें सॉफ्टनिंग रहती है। ओके, सॉफ्टनिंग फील होता है गुडेल साइंस में। ओके, तो गुडेल साइंस क्या हो गया, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो इसके लिए कोड 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में बचा क्या है, चैडविक साइन। चैडविक साइन मतलब क्या हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइना इन प्रेगनेंसी, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 1। ओके, तो कोड क्या मिले हैं हमें, 4 2 3 1। तो ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन में 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 में ए का लिए 1 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में 4 दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर वो उसके बाद में ऑप्शन सी में ए का कोड 2 दिया गया है, और डी में ए का कोड 3 दिया गया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, और ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। तो ऑप्शन बी में कैसा, 4 2 3 1। तो ये देखिए हमारा कोड यहाँ पर मैच होता है। ओके, तो देखिए जैसा कि दोस्तों आपको बताया था पाल्मर साइंस जो रहते हैं वो 4 to 8 वीक्स में दिखाई देते हैं। जो ब्रैक्सटन हिक्स साइन जो रहते हैं यहाँ पर क्या बोला था गया था, ब्रैक्सटन हिक्स साइन के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर बोला गया था। ओके, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेसिकली ये आफ्टर 20 वीक्स दिखाई देता है। जो ब्रैक्सटन हिक्स साइंस जो होते हैं वो आफ्टर 20 वीक्स दिखाई देते हैं। जो गुडेल साइंस होते हैं दोस्तों ये 6 वीक्स में दिखाई देते हैं। ओके, कब दिखाई देते हैं, 6 वीक में दिखाई देते हैं। और ये जो चैडविक साइंस जो होते हैं ना दोस्तों ये 8th वीक में दिखाई देते हैं। ओके, कौन से वीक में दिखाई देते हैं, चैडविक साइन 8th वीक में दिखाई देते हैं। इसके बाद में और दोस्तों बाकी भी साइंस है, एज लाइक ओसाइंडर साइंस रहते हैं। ओके, कौन से साइन है, ओसाइंडर साइन। ये जो ओसाइंडर साइन होता है दोस्तों ये 8th वीक में दिखाई देता है। ओके, कौन से वीक में दिखाई देता है, 8th वीक में। ये बेसिकली ओसाइंडर साइंस क्या होते हैं, जो लैटरल फॉर्निसेस होता है, वजाइनल लैटरल फॉर्निसेस होता है उसमें पल्सेशन फील होता है ओसाइंडर साइंस में। फिर उसके बाद में एक और साइन होता है दोस्तों पिस्कासेक्स साइन। ओके, क्या होता है, पिस्कासेक्स साइन। तो ये पिस्कासेक्स साइन जो होता है दोस्तों ये 6 to 8 वीक में दिखाई देता है। ओके, और पिस्कासेक्स साइन मतलब बेसिकली क्या रहते हैं, यहाँ पर यूटेरस का जो एनलार्जमेंट रहता है वो असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट रहता है। ओके, असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस रहेगा, एनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस रहेगा। साथ ही में दोस्तों और एक साइन रहता है जैसे कि एक हेगार्स साइन है। ओके, हेगार्स साइन। तो ये जो हेगार्स साइन रहते हैं ये 6 to 8 वीक में दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं, 6 to 8 वीक में दिखाई देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या था, ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हेल्प सिंड्रोम इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों हेल्प सिंड्रोम में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो जो हेल्प सिंड्रोम होता है दोस्तों ये प्रेग्नेंट वुमन में बेसिकली प्रेजेंट रहता है। जनरली जो प्री इक्लाम्सिया के पेशेंट रहते हैं या फिर इक्लाम्सिया के पेशेंट रहते हैं उसमें हेल्प सिंड्रोम दिखाई देता है। ओके, और ये जो हेल्प सिंड्रोम होता है दोस्तों ये कब बिगन होता है या फिर ये कब, इसकी शुरुआत कब होती है, जो प्रेगनेंसी के लास्ट के 3 महीने रहते हैं। ओके,
प्रेगनेंसी के लास्ट के 3 मंथ्स रहते हैं उसमें ये हेल्प सिंड्रोम यूजुअली दिखाई देता है। तो ये हेल्प सिंड्रोम का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं, ओके, तो एच फॉर क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस। फिर दोस्तों ई है, ई मतलब हो जाता है इलेवेटेड। ओके, क्या हो जाएगा, इलेवेटेड। फिर एल है, एल मतलब हो जाएगा दोस्तों लिवर एंजाइम्स। ओके, क्या हो जाएगा, लिवर एंजाइम। फिर उसके बाद में फिर से एल है तो वो हो जाता है लो। फिर उसके बाद में पी है तो प्लेटलेट काउंट। ओके, उसमें क्या क्या रहेगा, लो प्लेटलेट काउंट रहेगा। ओके, तो हीमोलाइसिस, इलेवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट रहता है किसमें, हेल्प सिंड्रोम में। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस प्रेजेंट रहता है। यह हमें एक्सेप्ट पूछा गया है, कौन सा प्रेजेंट नहीं रहता ये हमें पूछा गया है। फिर एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स रहते हैं। फिर उसके बाद में ल्यूकोसाइटोसिस रहता है क्या, नहीं रहता है। और लो प्लेटलेट काउंट रहता है क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर लो प्लेटलेट काउंट बताया था, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं रहेगा, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइटोसिस इंक्लूड नहीं रहेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस वाले वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसके पहले भी हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों लेक्चर की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों, नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल से लिंक होकर ये वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।